गाइस, इस वीडियो से हम एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। बहुत सारी बुक्स में एंटीबायोटिक्स को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करके उनका डिस्क्रिप्शन दिया होता है, पर आज हम जिस बेसिस पे एंटीबायोटिक्स को पढ़ेंगे वो बेस्ड होगा हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे। तो रिमेंबर हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था जब भी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स से क्लासिफिकेशन, तो उसमें 5th टाइप का क्लासिफिकेशन हमने किया था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। वो बेस्ड था हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे। सो बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंटीबायोटिक्स 5 टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, दूसरे जो सेल मेम्ब्रेन को इफेक्ट करते हैं, थर्ड जो मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट डालते हैं, फोर्थ जो डीएनए गायरेस के सिंथेसिस को रोकते हैं, एंड फिफ्थ जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। सो इन्हीं पाँचों के बेसिस पे हम आगे इन डिटेल स्टडी करेंगे एंटीबायोटिक्स को। तो फर्स्ट हमारा टाइप है ड्रग इनहिबिटिंग द सेल वॉल सिंथेसिस। तो इसके पहले हम देखते हैं कि बैक्टीरिया में सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा होगा कि जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वो बनता है पेप्टिडोग्लाइकन से। पेप्टिडोग्लाइकन ग्लाइकन जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है पेप्टाइड और दूसरा है ग्लाइकन। पेप्टाइड क्या होता है? पेप्टाइड होता है अमाइनो, यहाँ पे 5 अमाइनो एसिड की चेन, ये पेप्टाइड चेन होती है 5 अमाइनो एसिड की। और ग्लाइकन जो है ये 2 कार्बोहाइड्रेट का चेन होता है, एक होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एक होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। इसको हम कह सकते हैं जी, इसको कह सकते हैं एम। तो ये एक जो बैक्टीरिया का सेल है इसके अंदर ग्लूकोसामाइन पहले से प्रेजेंट होता है, इससे म्यूरामिक एसिड बनता है और जो पेंटापेप्टाइड है ये यहाँ अलग बनते रहता है। तो सेल के अंदर देखा जाए तो हमें जो तीनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट है ये तीनों चीज़ें सेल के अंदर बन जाती हैं। तो इनका जो एक सब यूनिट होता है ग्लूकोसामाइन, म्यूरामिक एसिड और पेंटापेप्टाइड का, यही एक बिल्डिंग ब्लॉक है, ये आगे जाके पूरी सेल वॉल बनाएगी। यहाँ जो ये सेल होता है यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं बैक्टोप्रेनॉल। ये क्या करता है, ये जो सब यूनिट है ये तीनों के जो मिलके जो एक सब यूनिट बना है ये सारे सब यूनिट को सेल से बाहर भेज देता है। तो ऐसे जो एक बहुत सारे जब सब यूनिट मिलते हैं तो एक अपनी चैन बना लेते हैं ये सारे सब यूनिट बाहर जाके। अब ये जो 2 सब यूनिट होते हैं तो इनको आपस में जोड़ना होता है, क्योंकि यहाँ पे म्यूटामिक एसिड को ग्लूकोसामाइन से जोड़ रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। जो एंजाइम यहाँ पे यूज़ होता है उसे हम कहते हैं ट्रांस ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम। अब यहाँ पे ये चेन तो बहुत सारी बन गई। अब क्या होगा कि सपोज ये जी एम पी, अब इन चेन को आपस में जोड़ना होता है, क्योंकि अगर एक सिंगल चेन है तो ये ईजिली टूट जाएंगी। तो इन्हें हम आपस में जोड़ते हैं। जो इन्हें आपस में जोड़ते हैं तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है, इसलिए यहाँ जो एंजाइम यूज़ होता है उसे हम कहते हैं ट्रांस पेप्टिडाइडेस एंजाइम। अब ये जब इनके बीच में क्रॉस लिंकिंग बॉन्ड भी बन जाएगा तो ये सारे मिलके एक बैक्टीरिया का सेल वॉल बनाएंगे। अब ये जब सेल वॉल बन जाएगा तो बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाएगा। तो आगे हम अभी यही देखेंगे कि जो हमारे एंटी माइक्रोबियल ड्रग है वो कैसे बैक्टीरिया के इसी सेल वॉल बनने की प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं। यहाँ पे हमें 2 एंजाइम के नाम जरूर याद रखने हैं, पहला ट्रांस ग्लाइकोसाइलेज और दूसरा ट्रांस पेप्टिडेज। ये क्या करता है, ये लॉन्ग चेन बनाता है और ये क्रॉस लिंकिंग करता है। बस ये 2 चीज़ें हमें याद रखनी है यहाँ पे। अब आगे हम पढ़ते हैं कि कौन सी दवाई ये सेल वॉल बनने के कौन से प्रोसेस को इनहिबिट करती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेनकोमाइसिन। ये जो वेनकोमाइसिन है ये चेन एलोंगेशन की प्रोसेस को इनहिबिट करता है। कैसे इनहिबिट करता है? ये इनहिबिट करता है बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम ग्लाइकोसाइलेज। ये ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम को ही इनहिबिट कर देगा, बनने नहीं देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि चेन एलोंगेशन नहीं होगा। और दूसरा है हमारा बीटा लैक्टम। बीटा लैक्टम क्या करेगा कि सपोज चेन एलोंगेशन हो गया लेकिन अब चेन का क्रॉस लिंकिंग ही नहीं होने देगा। अब अगर क्रॉस लिंकिंग हुआ ही नहीं चेन में तो चेन वो काफ़ी वीक रहेगी और वीक होने के कारण वो बैक्टीरिया का सेल वॉल ईजिली ब्रेक हो जाएगा और बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। तो ये बीटा लैक्टम कैसे काम करता है? ये इनहिबिट करता है ट्रांस पेप्टिडाइडेस एंजाइम को इनहिबिट करके। अब हम कुछ मेडिसिन का नाम याद रखते हैं जो कि सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। इसका एक निमोनिक्स है, फॉर्मली बाइंड टू बैक्टीरियल सेल वॉल। F स्टैंड फॉर
फॉस्फोमाइसिन, ये जनरली यूटीआई में यूज़ होता है। बी बीटा लैक्टम, बैक्टीरियल स्टैंड फॉर बेसिट्राइसिन, ये टॉपिकल होता है, एमआरएसए में यूज़ करते हैं इसे। सी स्टैंड फॉर साइक्लोसेरिल, ये ट्यूबरकुलोसिस में यूज़ होता है और ये साइकोसिस कॉज करता है। वॉल का वी स्टैंड फॉर वैनकोमाइसिन। इनमें हमें बाकी चीज़ें नहीं याद रखनी कि सेल वॉल की सिंथेसिस पे कहाँ इफेक्ट करती है, बस हमें याद रखना है वैनकोमाइसिन सेल वॉल की सिंथेसिस पे कहाँ इफेक्ट डालता है, और बीटा लैक्टम सेल वॉल की सिंथेसिस पे कहाँ इफेक्ट करता है। तो जो हमारा वैनकोमाइसिन होता है ये चेन एलोंगेशन में इफेक्ट करता है, चेन एलोंगेशन नहीं होने देता, और जो बीटा लैक्टम है ये चेन एलोंगेशन तो हो जाती है बट उसका क्रॉस लिंकिंग इनहिबिट कर देता है। आगे हमें ये दो को काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, बीटा लैक्टम और वैनकोमाइसिन को। तो हम देखते हैं पहले बीटा लैक्टम। बीटा लैक्टम ऐसी दवाइयों को हम कहते हैं जिनके अंदर ये बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होता है। ये जो स्क्वायर रिंग होता है इसे बीटा लैक्टम रिंग कहते हैं, और इसके साथ में एक और रिंग होता है सेकेंड वाला, ये रिंग डिफरेंट होता है। ये रिंग के डिफरेंस ही हमें बताते हैं कि बीटा लैक्टम में कौन सी दवाइयाँ हैं वो। सपोज़ पेनिसिलिन का एग्जांपल लेते हैं, तो पेनिसिलिन में ये बीटा लैक्टम रिंग सेम रहेगा, लेकिन ये जो दूसरी रिंग है ये डिफरेंट होगी। सेफेलोस्पोरिन में सेकेंड रिंग कोई दूसरी होगी पेनिसिलिन से, थर्ड कार्बापेनम में दूसरी होगी, फोर्थ मोनोबैक्टम में, मोनोबैक्टम नाम से समझ में आता है, मोनो मीन्स सिंगल, इसमें सिर्फ एक सिंगल रिंग होगी बीटा लैक्टम की, यहाँ कोई रिंग नहीं होगी। तो बेस्ड ऑन द सेकेंड रिंग स्ट्रक्चर हम बीटा लैक्टम को 4 टाइप में क्लासीफाई करते हैं। पहला है पेनिसिलिन, दूसरा है सेफेलोस्पोरिन, थर्ड है कार्बापेनम एंड फोर्थ होता है हमारा मोनोबैक्टम। आगे हम देखते हैं सबसे पहले हमारे फर्स्ट ग्रुप को देखते हैं, पेनिसिलिन। सो फर्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग्स होता है जो हमारा वो पेनिसिलिन है। जो सबसे पहले हम पेनिसिलिन यूज़ करते थे, जो एकदम सबसे फर्स्ट था, वो था हमारा पेनिसिलिन जी। इसका एक अल्टरनेट नाम था बेंजाइल पेनिसिलिन। लेकिन इसे यूज़ जब हम पहले करते थे तो इसके काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस थे। वो लिमिटेशंस की वजह से हमने आगे पेनिसिलिन्स के और भी टाइप्स सब टाइप्स हमने बनाया, और फिर आज हम वो यूज़ करते हैं। तो इसके लिमिटेशन क्या थे पहले हम ये देख लेते हैं। जो पेनिसिलिन जी था ये हम ओरली नहीं दे सकते थे। क्यों नहीं दे सकते थे? क्योंकि ये एसिड लबाइल था। हम अगर इसको ओरल देते तो ये जीआईटी में जाते ही ब्रेक हो जाता एसिड की वजह से। दूसरा, ये काफ़ी शॉर्ट एक्टिंग था और इंट्रावेनस के थ्रू देते थे, तो इसकी वजह से क्या होता था कि इसका रैपिड ट्यूबुलर सिक्रीशन हो जाता था, ये रिलीज़ हो जाता था यूरिन के थ्रू बाहर। थर्ड, इसका जो था कि ये काफ़ी नैरो स्पेक्ट्रम था, सिर्फ ग्राम पॉजिटिव पे ही वर्क करता था। और फोर्थ ये था कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया थे जो इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लिए थे। और ये इसका जो आखिरी था, इसका लिमिटेशन वो था कि आज भी ये सॉल्व नहीं हो पाया है कि पेनिसिलिन से काफ़ी ज़्यादा एलर्जीज होती थी। अब आगे हम देखते हैं कि पेनिसिलिन जी के एक एक लिमिटेशंस को हमने कैसे दूर किया। सो जो हमारा पहला लिमिटेशन था कि वो सिर्फ हम ओरली नहीं दे सकते थे, आईवी के थ्रू देना पड़ता था क्योंकि वो एसिड लबाइल था। तो हमने ऐसे पेनिसिलिन बनाए जो कि एसिड रेजिस्टेंस थे। तो हमने जो एसिड रेजिस्टेंस पेनिसिलिन बनाई, इसको हम एक निमोनिक से याद करेंगे, वोडका। वी से होगा पेनिसिलिन वी, इसका अल्टरनेट नाम है हमारा फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन। ओ से ऑक्सासिलिन, डी स्टैंड फॉर डिक्लोक्सासिलिन, के फॉर क्लोक्सासिलिन, ए स्टैंड फॉर एम्पिसिलिन एंड एमोक्सिसिलिन। सो ये जो सारे वोडका निमोनिक्स के पेनिसिलिन हमने बनाए थे, ये सब के सब एसिड रेजिस्टेंस है। अब दूसरी हमारी जो लिमिटेशन थी वो थी कि पेनिसिलिन जी काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन था, तो उसका ड्यूरेशन हमने बढ़ाया। पेनिसिलिन जी जो था वो शॉर्ट एक्टिंग इसलिए था क्योंकि उसका ट्यूबुलर सिक्रीशन हो जाता है। सपोज़ ये हमारा ब्लड वेसल है, अब यहाँ पे अगर पेनिसिलिन जी है तो ये क्या होगा कि ये कुछ 2-3 घंटे में क्या करेगा कि इसको किडनी में फेंक देगा ब्लड हमारा, और ये किडनी से ये ट्यूबुलर सिक्रीशन होकर यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता था। तो इसकी वजह से क्या किया हमने कि इसका ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो हमने इसमें प्रोबेनासिड ऐड किया। ये क्या किया कि ये इसका ट्यूबुलर सिक्रीशन को रोका और वो ज़्यादा टाइम तक ब्लड में पड़ी रही पेनिसिलिन, तो इससे वो उसका ड्यूरेशन बढ़ गया। सेकेंड हमने क्या किया कि हमने एक डिपोट क्रिएट किया। इसको समझते हैं पहले। सपोज़ ये हमारा ब्लड स्ट्रीम है और ये किडनी है, तो अब अगर यहाँ पे एक अज्यूम करते हैं कि 100 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है पेनिसिलिन के, तो कुछ टाइम में सपोज़ 2-3 आवर्स में क्या होगा कि ये जो ब्लड है हमारा, ये इसको किडनी में फेंक देगा और किडनी इसे वापस यूरिन के थ्रू बाहर सिक्रेट कर देगी। तो क्या होता है यहाँ पे, अब पेनिसिलिन तो हम चाहे अभी 100 पेनिसिलिन दें या 1000 दे मॉलिक्यूल है, ये 2-3 आवर्स में क्या होगा, ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक डिपोट क्रिएट करते हैं। हम मसल में पेनिसिलिन देते हैं और इस तरीके से देते हैं कि वो मसल में डिपॉजिट हो जाता है पेनिसिलिन। सपोज़ ब्लड में हमें 100 पेनिसिलिन के मॉलिक्यूल चाहिए, तो हम यहाँ पे 1000 मॉलिक्यूल्स देंगे
और एक टाइम पे 100 मॉलिक्यूल ही मसल से हमारी ब्लड में रिलीज़ होगा। फिर वो 2-3 घंटे काम करेगा और 2-3 घंटे बाद वो उसका ट्यूबलेस सिक्रेशन हो जाएगा और यूरिन के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। फिर बाद में फिर से 100 मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा, वो 2-3 घंटे काम करेगा और फिर उसका ट्यूबलेस सिक्रेशन होगा। ऐसे कर करके क्या होगा कि ये काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता रहेगा और एक साथ पूरे 1000 मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलेंगे, धीरे धीरे 100 करके बाहर आएंगे और ये पेनिसिलिन का जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट से लॉन्ग हो जाएगा। अब ये डिपोट क्रिएट कैसे होता है, तो हमें पता चला कि अगर हम पेनिसिलिन के साथ अगर ये बेंजाथाइन ग्रुप या फिर प्रोपेन ग्रुप अगर हम ऐड कर दें तो ये क्या करेगा, ये मसल में पेनिसिलिन को रोक के रखेगा, उसका एक रिजर्वायर क्रिएट करेगा। तो जब हम पेनिसिलिन जी के साथ बेंजाथाइन देंगे या फिर प्रोकेन के साथ पेनिसिलिन जी देंगे तो ये क्या करेंगे, दे स्टॉप द पेनिसिलिन मसल फ्रॉम गोइंग इनटू द ब्लड सडनली गिवन थ्रू इंट्रामस्कुलर नॉट आईवी। ये हमें ऑब्वियसली ये हम अगर मसल में हमें डिपोट करना है तो इसे हमें इंट्रामस्कुलर देना पड़ेगा, आईवी के थ्रू नहीं देना पड़ेगा। सो बेंजाथाइन पेनिसिलिन जी इज़ द लॉन्गेस्ट एक्टिंग पेनिसिलिन। अब थर्ड हमारा जो लिमिटेशन था वो था स्पेक्ट्रम को लेके, कि पेनिसिलिन जी जो था वो काफ़ी नैरो स्पेक्ट्रम था, वो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव पे एक्ट करता था। अब अगर एक ब्रॉडली तरीके से देखा जाए तो जो बैक्टीरिया होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव और दूसरे होते हैं ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव में एक होते हैं कोकाई और दूसरे होते हैं बेसिलाई। ग्राम नेगेटिव में भी एक कोकाई होते हैं और दूसरे टाइप के होते हैं बेसिलाई। तो जो ग्राम पॉजिटिव के जो कोकाई है उनमें कुछ इंपॉर्टेंट जो आते हैं स्टेफाइलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस एंड न्यूमोकोकस। और ग्राम पॉजिटिव के बेसिलाई में जो आते हैं ये बेसिलाई, क्लॉस्ट्रीडियम, डिप्थीरिया एंड लिस्टेरिया। ग्राम नेगेटिव के कोकाई में जो आते हैं वो होते हैं निसेरिया। ग्राम नेगेटिव के बेसिलाई में जो आते हैं इसमें आते हैं सैल्मोनेला, सीचला, हीमोफाइलस, हेलिकोबैक्टर, ई कोलाई, स्यूडोमोनास एंड प्रोटिएस एंड क्लेप्सिला। ये जो ग्राम नेगेटिव के बेसिलाई वाले बैक्टीरिया का ग्रुप है ये मेजर इन्फेक्शन कॉजिंग ग्रुप होता है। इसे हम एक निमोनिक से याद कर सकते हैं, SHEEP, शीप। S फॉर सैल्मोनेला सीजला, H स्टैंड फॉर हीमोफाइलस हेलिकोबैक्टर, E फॉर इकोलाई एंड P स्टैंड फॉर स्यूडोमोनास एंड प्रोटिएस। शीप क्लब स्टैंड फॉर क्लेप्सिला। ये जो बैक्टीरिया का ग्रुप है ये मेजर इन्फेक्शन कॉजिंग ग्रुप होता है हमारा। तो पेनिसिलिन जी जो हमारा नैरो स्पेक्ट्रम था उसको हमने ओवरकम किया बाय वाइड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स। तो ये जो एक्सटेंडेड एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स है इनकी क्लास को हम याद करेंगे एक निमोनिक से, सिटी मैप। A स्टैंड फॉर एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, C स्टैंड फॉर कार्बेनिसिलिन, T स्टैंड फॉर टिकारसिलिन, M फॉर मेस्लोसिलिन, A फॉर एस्लोसिलिन, P स्टैंड फॉर पाइपेरासिलिन। तो ये जो हमारे एंटीबायोटिक्स है ये सारे एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, ये ग्राम पॉजिटिव पे भी काम करेंगे और ग्राम नेगेटिव पे भी काम करेंगे। क्योंकि ऐसे एंटीबायोटिक्स जो सिर्फ ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव पे काम करें, ग्राम नेगेटिव पे काम नहीं कर रहे तो उनका तो हमें ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारे मेजर इन्फेक्शन कॉजिंग ग्रुप है ये होते हैं ग्राम नेगेटिव वाले। तो ऐसी एंटीबायोटिक्स जो ग्राम नेगेटिव पे भी काम कर रही है, ग्राम पॉजिटिव पे भी काम कर रही है, वैसे एंटीबायोटिक्स को हम आइडियली एक बेस्ट एंटीबायोटिक्स कंसिडर करते हैं। अब ये सारी जो एंटीबायोटिक्स है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे काम करती है, तो ये सब के सब काम करेंगे सैल्मोनेला पे, सीजला पे, ई कोलाई पे। ये सारे एंटीबायोटिक्स इन पे इफेक्ट करेंगे। लेकिन ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सबसे खतरनाक जो बैक्टीरिया होता है वो होता है स्यूडोमोनास। अब स्यूडोमोनास पे कौन सी एंटीबायोटिक्स काम करेंगे, तो एक को छोड़ दीजिए, एक के अलावा जो बचा हमारा सिटी मैप, मतलब कार्बेनिसिलिन, टिकारसिलिन, मेज्लोसिलिन, एज्लोसिलिन एंड पाइपेरासिलिन, ये वर्क करेंगे हमारे स्यूडोमोनास पे। जो स्यूडोमोनास होता है ये मोस्ट डेंजरस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। तो इसके लिए जो हमने अभी पढ़ा ऊपर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे जो इसके अगेंस्ट वर्क करेंगे एंटीबायोटिक्स वो होंगे कार्बेनिसिलिन, टिकारसिलिन, मेज्लोसिलिन, एज्लोसिलिन एंड पाइपेरासिलिन। ये वर्क करेंगे स्यूडोमोनास पे। एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन इसके ऊपर इनइफेक्टिव होंगे, इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्यूडोमोनास पे। और वैनकोमाइसिन भी वर्क नहीं करेगा स्यूडोमोनास के ऊपर। रिमेंबर हमें बार बार ये याद रखना है कि कौन सी एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगी कौन से बैक्टीरिया पे, क्योंकि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होंगे जो एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया पे काम करेंगे, बट ये हमें समझना इंपॉर्टेंट है कि कौन सी एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगी। वैनकोमाइसिन काम क्यों नहीं करेगा स्यूडोमोनास पे, क्योंकि वैनकोमाइसिन
जो है वो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है और स्यूडोमोनास के पास सेल वॉल ही नहीं होता। इसके वजह से क्या होगा कि वैनकोमाइसिन इनइफेक्टिव हो जाएगा स्यूडोमोनास में। अब क्लेप्सिला बैक्टीरिया पे कौन से एंटीबायोटिक्स वर्क करेंगे? इस पे वर्क करेंगे मैप। मैप क्या है? एम स्टैंड फॉर मेजलोसिलिन, ए स्टैंड फॉर एजलोसिलिन, पी स्टैंड फॉर पाइपेरासिलिन। तो ये जो मैप एंटीबायोटिक्स हैं ये वर्क करेंगे क्लेप्सिला पे। बाकी तो कौन से वर्क नहीं करेंगे इसके ऊपर? असिटी, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, कार्बेनिसिलिन एंड टिकासिलिन। ये जो 4 एंटीबायोटिक्स है ये क्लेप्सिला के ऊपर इनइफेक्टिव है। अब फोर्थ वाला जो हमारा लिमिटेशन था पेनिसिलिन ली का, वो था कि ये रेजिस्टेंस, बहुत सारे बैक्टीरिया थे जो इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते थे। तो अब देखते हैं कि हम इसको कैसे ओवरकम करते हैं। अच्छा, पहले हम देखते हैं कि ये पेनिसिलिन जी के अगेंस्ट बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप कैसे करती थी। सपोज ये एक बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया समझ लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस बैक्टीरिया के अंदर हमने पेनिसिलिन डाला। अब पेनिसिलिन जाएगा, इस बैक्टीरिया को मार देगा। तो ये ऐसे कुछ दिन चलता रहेगा। अब बैक्टीरिया देखेगा कि ये पेनिसिलिन आ रहा है बाहर से और हमें मार दे रहा है, तो बैक्टीरिया क्या करेगा कि एक सिक्योरिटी गार्ड रख लेगा। अब ये सिक्योरिटी गार्ड क्या करेगा कि जैसे ही पेनिसिलिन इसको दिखा, ये गोली चला देगा इस पर, और गोली चलने से क्या होगा कि पेनिसिलिन मर जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अब बैक्टीरिया क्या होगा कि पेनिसिलिन के अगेंस्ट, पेनिसिलिन जी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। इसने जो गोली चलाई उसको हम कहते हैं पेनिसिलिनेस। क्यों? क्योंकि ये पेनिसिलिन को मारा, तो पेनिसिलिन को मारने वाला होगा पेनिसिलिनेस। अब पेनिसिलिन जो है ये बीटा लैक्टम का ही पार्ट है, तो इसको हम बीटा लैक्टमेज भी कह सकते हैं। तो जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगी पेनिसिलिन के अगेंस्ट बाय यूजिंग पेनिसिलिनेस, या फिर हम उसे बीटा लैक्टमेज भी कह सकते हैं। अब इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे? हम भी अपने जो पेनिसिलिन है उसको एक हम सुरक्षा कवच पहना के भेजेंगे। हम देखें कि हमने पेनिसिलिन दिया बैक्टीरिया को। अब बैक्टीरिया के बॉडीगार्ड ने क्या किया, जो कि पेनिसिलिनेज है, उसने क्या किया, हमारी पेनिसिलिन को मार डाला। अब हम क्या करेंगे कि हम अपनी बैक्टीरिया को एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहना के भेजेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा पेनिसिलिन जैसे ही जाएगा, अब वहाँ से पेनिसिलिनेज गोली चलाएगा, लेकिन हमारा पेनिसिलिन नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसे ऑलरेडी एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दी है। तो रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा एंटीबायोटिक्स है उसको हम कोटिंग कर देंगे। अब कोटिंग कैसे करेंगे? एमोक्सिसिलिन को कोटिंग करेंगे क्लेवेनोलिक एसिड के साथ, एम्पिसिलिन को कोटिंग करेंगे सल्बैक्टम के साथ, पाइपेरासिलिन को कोटिंग करेंगे हम टेजोबैक्टम के साथ। अब ये अलग अलग एंटीबायोटिक्स को हम अलग अलग कोटिंग क्यों कर रहे हैं, इसको समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। कि हमने एक पेनिसिलिन, हमारा समझे कि एक आर्मी मैन है। अब हम आर्मी मैन को अपने भेजेंगे, तो जो आर्मी के मैन होते हैं वो सबकी साइज़ अलग होती है, सबकी हाइट अलग होते हैं, तो ऑब्वियसली सबके लिए उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट अलग अलग साइज़ की होंगी। इसलिए जो हमारा एमोक्सिसिलिन है वो क्लेवेनोलिक एसिड के साथ ही कॉम्पैक्टेबल है, एम्पिसिलिन हमारा सल्बैक्टम के साथ कॉम्पैक्टेबल है, पाइपेरासिलिन हमारी टेजोबैक्टम के साथ कॉम्पैक्टेबल है। रेजिस्टेंस पेनिसिलिन जो हमारी है वो कौन कौन सी है देख लेते हैं एक बार। इसको हम एक निमोनिक से याद करेंगे, कॉन्डम। तो जो हमारे कॉन्डम ड्रग्स है वो कौन से हैं? क्लॉक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, नेफ्सिलिन, डिक्लॉक्सासिलिन। O is nothing but M is मेथिसिलिन। मेथिसिलिन इज एमआरए रेजिस्टेंस अगेंस्ट इट। एक बार हम इनके यूजेस देख लेते हैं पेनिसिलिन के। पेनिसिलिन का जो यूज़ है उनको हम याद करेंगे एक निमोनिक से, लास्ट मैंगो। L स्टैंड फॉर लिस्टेरिया एंड लेप्टोस्पायरा। तो हम लिस्टेरिया और लेप्टोस्पायरा में यूज़ करेंगे पेनिसिलिन को, एक्टिनोमाइकोसिस में यूज़ करेंगे, सिफिलिस में यूज़ करेंगे, टेटनस में यूज़ करेंगे। टेटनस में जनरली पेनिसिलिन जी को हम प्रेफरेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू मेट्रोनिडाजोल। मेनिंगोकोकस में यूज़ करेंगे, एंथ्रेक्स में यूज़ करेंगे एंड गोनोकोकस में यूज़ करेंगे।